सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम आपका दोस्त आपका होस्ट अपना नमस्कार पेश करता हूं। दोस्तों, बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी कि कभी कभी एक छोटी सी चूंटी किसी बहुत बड़े हाथी की मौत का कारण बन जाती है। अगर हम आज के हालात पे गौर करें तो ये जो प्रोवर्ब है ये कुछ सही होता सा नजर आता है। आप कहेंगे कैसे? आपने देखा होगा कि ये हमारे देश में मीडिया का एक बहुत बड़ा चलन है, इसकी बड़ी ताकत है और ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। ये और बात कि इस दुनिया के जो बड़े वासी हैं, बड़े बड़े चैनल के न्यूज एंकर्स, वो बस कुछ ही बातों को लेकर फेंकते रहते हैं, जिसमें प्रधान जी की बातें हैं, कुछ इधर की बातें, कुछ उधर की बातें, कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कौन किस देश से आया, इस तरह की फालतू की बकवास होती रहती है। काम की बात तो नजर नहीं आती। और ऐसे में एक छोटी सी चूंटी का जन्म हुआ, सोशल मीडिया। और आपने देखा कि ये सोशल मीडिया रफ्ता रफ्ता किस तरह से एक बड़ा आकार लेता जा रहा है। वो जो छोटी सी चूंटी थी वो अलाउद्दीन के उस चिराग की तरह थी कि जिसमें जिन बंद था, और एक बार उस चिराग का ढकना खुल गया और जिन जब बाहर निकला तो वो कदावर से कदावर, बड़े से बड़ा होता चला गया। और अब तो ये सोशल मीडिया दिन ब दिन इतना बड़ा होता जा रहा है कि इसके सामने ये जो नाम नेहाद बड़े बड़े चैनल्स हैं छोटे नजर आने लगे हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि जो हमारी व्यूअरशिप की जो टीआरपी है, जो इसकी रेटिंग है, जो इसके व्यूअर्स हैं, किस तेजी से सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स और इस तरह के दूसरे जो प्लेटफॉर्म हैं उस पे अपना एक तसल्लुत जमा रहे हैं, अपना कब्जा जमा रहे हैं। और ये कब्जा जोर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि इस ताकत को बढ़ाने में हम जैसे, आप जैसे आम लोगों का बहुत बड़ा साथ है। उसकी वजह यह है कि ये जो सोशल मीडिया पे छोटे छोटे लोग छोटी छोटी खबरें लेकर, छोटी छोटी बातें लेकर आते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उनमें इतनी सच्चाई होती है, इतना खरापन होता है कि उसकी सच्चाइयों से और उसकी सदाकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक तरफ जहां बड़े बड़े चैनल मीडिया पे सिवाय मनगढ़ंत बातों के, सिवाय फालतू की बातों के और कोई बात नहीं होती। कोई आम कैसे खाता है, चूस के खाता है या काट के खाता है, या कोई किसी देश से आया तो वो अपने 4 बच्चे लेकर आया, कैसे आया, इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो ऐसे में लगता है कि हमारा ये सोशल मीडिया दिन ब दिन पावरफुल, बहुत ही मजबूत होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं कि अब ये बड़े बड़े चैनल वाले इस सोशल मीडिया की ताकत के सामने सर झुकाते हुए नजर आएंगे। हमारे देश के एक बहुत ही खास पत्रकार श्री विनोद विप्लव जी ने अभी कुछ अरसा पहले कुछ बहुत ही खास लोगों से बात किया, जिनमें एक तो हैं मीडिया फॉर भड़ास के संपादक श्री यशवंत सिंह जी, जो कि एक विश्लेषक भी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बात किया जन ज्वार के संपादक श्री अजय प्रकाश जी से। तो आइए देखते हैं उस कॉन्वर्सेशन को, उस गुफ्तगू को जो हमारे खास पत्रकार श्री विनोद विप्लव जी ने बात की है श्री यशवंत सिंह जी से और श्री अजय प्रकाश जी से। आइए देखते हैं। तो अभी बात हम लोग वही मीडिया का जो पतन हुआ है पिछले कई सालों में, उस पे बात कर रहे थे। तो एक तो आप अपना जो आपकी राय है उस पे, जो किस तरह से देखते हैं आज के समय में जो मीडिया है। जी। अभी मैं यशवंत जी को सुन रहा था और वह ठीक ही बोल रहे थे कि असल में दो तरह के मीडिया माध्यम बंट गए हैं। एक ऐसा मीडिया माध्यम है जो कि जिसका संचालन फेसबुक और यूट्यूब करता है, जिसको यूट्यूबर्स कहते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, और दूसरा जो है वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें बड़ी पूंजी। इन दोनों को के दो नेचर हैं। हालांकि बड़ी पूंजी का भी एक बड़ा हिस्सा अभी भी यूट्यूब और फेसबुक पर है। जितने यूट्यूब के पॉलिटिकल बोलने वाले पत्रकार हैं, अगर उन सब की संख्या भी जोड़ दी जाए तो एक बड़े यूट्यूब के चैनलों या उनकी जो सब्सक्राइबरशिप है उससे कम ही पड़ती। ऐसे में उनके चैनल हैं और दूसरी तरफ यह मीडिया की स्थिति है। लेकिन असल बात यह है कि जैसे जैसे सत्ता का चरित्र बदला है, वैसे वैसे मीडिया ने भी अपना चरित्र और रवैया दोनों बदला है। न कभी इतनी बहुमत की सरकार रही पिछले 40 वर्षों में, और न कभी मीडिया का यह स्वरूप था। मीडिया कभी भी कोई गाय नहीं थी, पवित्र गाय, और वह आज भी नहीं है। लेकिन जैसे सत्ता निरंकुश हुई है वैसे मीडिया भी निरंकुश हुआ है, और उसी निरंकुशता का ही
एक नया रूप समाज में भी दिखता है कि समाज भी उसी तरह से निरंकुश हुआ है, समाज भी अलट या पलट में हो गया है, या तुम इस तरफ हो या उस तरफ। तो इसलिए यह दिखाई दे रहा है कि मीडिया लगातार और लगातार सत्ता के काफी नजदीक पहुंच गया है, और कभी मीडिया इतना डिसाइसिव की तरह नहीं था, इतना इन्फ्लुएंसर नहीं। इससे 2014 के पहले वजह यह थी कि अखबार थे जिनका कि पैसे का एक बड़ा हिस्सा सरकारों से आता था, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी। लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया नहीं थी, और सोशल मीडिया नहीं होने के कारण नेताओं को या राजनीतिज्ञों की अपनी एक पैठ भी होती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर प्रधानमंत्री मोदी, अगर यूट्यूब की भाषा में समझे तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर के साथ ही, जैसे मान लीजिए कि सीमा हैदर थी, तो सीमा हैदर महीने दिन की एक इन्फ्लुएंसर बन गई। उस इन्फ्लुएंसर के साथ सारे यूट्यूब, सारे मीडिया वाले पहुंच गए। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं, जिनकी समय सीमा पिछले 9 वर्षों से चल रही है, अगले 5-6 साल और चल सकती है। तो वो स्थिति है कि हम पॉलिटिकल कोई उस तरह के सिनेरियो में नहीं है 2014 से पहले के। अब एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर है आपके पास, वो जैसा बोलता है देश वैसा सोचता है, और मीडिया भी उसके पास होती। पिछले कई सालों से जो सोशल मीडिया का जब से उदय हुआ है, कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका व्यूअरशिप थोड़ा सा करीब 20% या 25% घटा है। तो इस पे यशवंत जी और दोनों क्या सोचते हैं? किस जी मैं टीआरपी की बात करना चाहूंगा, जिसके जरिए टेलीविजन की रेटिंग आंकी जाती है, और उसमें नंबर 1 की लड़ाई पिछले कई महीनों से, कई सालों से जो है चल रही है। अंबानी के चैनल ने, जो कि न्यूज 18 है, नेटवर्क 18 ग्रुप का न्यूज 18 इंडिया, वो लगातार नंबर 1 बना हुआ है। पहले आज तक नंबर 1 था। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से मार्केटिंग का खेल है कि लैंडिंग पेज खरीद के, जैसे दर्शक जो भी टेलीविजन खोले उसको तुरंत न्यूज 18 इंडिया चैनल ही देखे, वो लगातार लैंडिंग पेज खरीद के नंबर 1 बना हुआ है, और आज तक जो है नीचे गिर गया है। उसके पहले टीवी 9 भारतवर्ष था नंबर 1 पे जो है। तो ये जो बदला है खेल, उसके पीछे एक बड़ी कहानी लोग कहते हैं कि दरअसल इसमें भी केंद्रीय सरकार का दखल है। पहले टीआरपी रेटिंग वगैरह बार में केंद्रीय सरकार का दखल नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से वो सीबीआई जांच शुरू हुई, टीआरपी छेड़छाड़ और घोटाले का पूरा मामला चला, इसमें कई चैनलों के नाम आए, उसके बाद से अब टीआरपी की पूंछ जो है सीबीआई के नीचे दबी हुई है। सरकारें अब यहां तक कंट्रोल करने लगी हैं किस चैनल को नंबर 1 दिखाना है, किस चैनल को नहीं नंबर 1 दिखाना है। आप देखिए एबीपी न्यूज जो है, जो एबीपी ग्रुप का चैनल है, वो एकदम से मोदी भक्त चैनल है, लेकिन उसकी टीआरपी नहीं आ पा रही है। लेकिन वही उसका जो अखबार है टेलीग्राफ, वो एकदम मोदी विरोधी, धुर मोदी विरोधी अखबार है। तो इस तरह के भी दृश्य, उलटबासी वाले दृश्य दिखते हैं। दर्शक संख्या गिरने की एक बड़ी वजह यही है कि जब आपको नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक चैनल पर एक ही तरह का कंटेंट दिखेगा, मोदी का जयगान ही दिखेगा, मोदी की प्रशंसा ही दिखेगी, तो दर्शक ऊब जाता है। आखिर आप 1 से लेकर 10 तक अपना जो है रिमोट से बदलते हुए टेलीविजन के न्यूज चैनलों को जब देखेगा, तो अंत में वो थक हार के असली और सच्ची खबर खोजने के लिए किसी और ठिकाने पे पहुंचेगा। तो वो फिर यहीं से शुरू होती है डिजिटल मीडिया। मैं तो कहता हूं कि डिजिटल मीडिया को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान मोदी जी का है, कि अगर उन्होंने मुख्य धारा की मीडिया का ये हाल न किया होता और बहुत सारे पत्रकारों को उन्होंने बेरोजगार न किया होता, तो शायद डिजिटल मीडिया इतना बड़ा माध्यम नहीं बनता। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी ने जो रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, नवीन कुमार, अजीत अंजुम, बहुत सारे जो पत्रकारों को नौकरी नहीं करने दिया टेलीविजन में, उन्हें मजबूर किया कि वो लोग बेरोजगार रहें। इसके चलते डिजिटल मीडिया में जो ये लोग आए और यूट्यूब पे, फेसबुक पे इन लोगों ने जो अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए और लाखों लाख, करोड़ों करोड़ जो व्यूज पाए, तो ये शायद मोदी जी की वजह से संभव हो पाया। और मुझे लगता है कि प्रकृति का एक तरीका भी है बैलेंस करने का, कि जो सबसे बड़ा संहारक होता है वो अपने संहार में ही किसी निर्माण के बीज को छोड़ देता है। तो मोदी जी ने जिस तरह से मुख्य धारा को बेइज्जत किया है, उसकी व्यूअरशिप घटाई है, उसके विश्वास को घटाया है, उसकी विश्वसनीयता को खत्म किया है, उसी तरह से उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो ये वैकल्पिक पत्रकार हैं, जो वैकल्पिक माध्यम है, उनको बहुत बड़ा किया है।
तो मैं तो कहूंगा कि मोदी जी ही को धन्यवाद देना चाहिए इन सारे पत्रकारों को, जो कि आज एक बहुत सफल यूट्यूबर हैं, और वो जितनी तनख्वाह अपने चैनल में नहीं पाते होंगे उससे ज्यादा रेवेन्यू वो यहाँ अर्जित कर रहे हैं। लेकिन वही है कि बहुत लिमिटेड नाम है, मतलब और भी होने चाहिए थे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि इतने सफल हो पाए। मतलब और भी लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। तो एक बिल्कुल, तो और लोग भी हैं हम हमारे आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, या हम उनके बारे में जानते नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके वीडियोज 20 से 50,000, 50,000 से 1 लाख देखे जाते होंगे पर डे, लेकिन हम लोग चर्चा उन्हीं की कर पाते हैं जो ज्यादा चर्चित है, जो ज्यादा बड़े हैं। लेकिन लोग लगे हुए हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं। और आज मैं इतने दिनों बाद आपसे कनेक्ट हो रहा हूं इस स्क्रीन पे, तो शायद ये डिजिटल मीडिया की उपज है, का ये माध्यम है जो हमको आपको कनेक्ट कर पाया है। आपने भी इस माध्यम का बहुत ही शानदार उपयोग किया। अजय प्रकाश जी जंजवार में को कितने बड़े विजन पे ले जा पाए और कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बना पाए। ये भी चाहते तो मुख्यधारा की मीडिया में नौकरी कर सकते थे, कर ही रहे थे, जो है काफी शानदार इनका करियर है। तो मैं कह रहा हूं कि अभी बहुत सारे जर्नलिस्ट इसमें लगे हुए हैं, और उनकी कहानियां, उनकी सक्सेस कहानियां हम लोग जल्दी ही सुनेंगे। अजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब एक तो आपका जो अनुभव है कि फेसबुक पे और यूट्यूब के बीच में जो संघर्ष है, मतलब कई चीजें होता है, कई चैनल जो है फेसबुक पे ज्यादा सफल होते हैं और वही चैनल जो है यूट्यूब पे नहीं सफल होता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। दोनों के दो तरह के व्यूअर हैं, और अभी जो यशवंत बोल रहे थे उनकी बात से मेरी सहमति है, और मेरा मानना है कि वाकई एक नया प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन संकट एक दूसरी जगह जाके खड़ा हो रहा है जहां दो तरह की दिक्कतें हैं। एक तो सबसे पहले हमको यूट्यूब और जो फेसबुक का फर्क पूछ रहे थे उसको समझने की जरूरत है। फेसबुक जो है वह न्यूज का जोनर है, और यूट्यूब जो है वह सिनेमा का जोनर है। ये यूं है कि जैसे आप सब याद करिए, इसका फर्क तब पता चलेगा कि अब तक जितने मुकदमे हुए हैं उसका 90% फेसबुक का हुआ है। जो सरकार का प्रेशर आता है वो फेसबुक पर आता है, जो पेज डाउन करता है वह फेसबुक करता है, जो पेज को वो ब्लैकलिस्टेड करता है उसका काम भी फेसबुक का है। यह सब काम यूट्यूब पर नहीं होती। वजह यह है कि जो फेसबुक का असर है उसमें सिर्फ दर्शक आप नहीं होते, आप खुद भी इन्फ्लुएंसर होते। आपका कहीं एक 10, 20, 100, 50, 5,000, 2,000 लोगों की मित्र मंडली होती है। उसके बीच वह विचार ले जाते हैं, फिर वह उसको आप शेयर करते हैं, उस पर टिप्पणियां करते हैं। दूसरा, जो लोग फेसबुक पर हैं उनका बहुतायत पढ़ा लिखा है। यूट्यूब का जोनर बिल्कुल अलग है। यूट्यूब का जोनर वो है जो कि सामान्य पाठक वर्ग है, यानी जो व्यक्ति अपने काम से खाली हुआ, जो व्यक्ति घर पर बैठा है, वह कोई भी व्यक्ति यूट्यूब देखता है और उसमें उसकी कमेंट के अलावा कोई भागीदारी नहीं। सरकार को हमेशा दिक्कत इसी बात से, फेसबुक से समस्या यही है कि वह इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स। आप देखेंगे कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने जितनी पाबंदियां फेसबुक पर लगाई हैं, जितनी मुश्किलें फेसबुक ने झेली हैं, या फेसबुक पर जो लोग अपने विचार रखते हैं, आजकल पिछले 3 महीने से आप देख रहे होंगे हर आदमी लिख रहा है कि हमारा रीच कम कर दिया, रीच कम। जनज्वार जैसा पेज, जो कि जनज्वार का पेज 2 करोड़ से 5 करोड़ के रीच में रहता रहा है, इस महीने हम 50 लाख पर भी नहीं। हमारे पेज को उसने 15 दिन पहले डिमोनेटाइज किया, कहा कि आपने जो है वो एक हमने फोटो जो शराब पी के और पेशाब करने वाली थी उस पर ब्लर किया था। ब्लर के बावजूद उस पर हमने अपील की लेकिन सुना नहीं। वजह यह है कि फेसबुक कहता है कि आप सिर्फ रील बनाएं, और उसकी वजह है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। यूट्यूब के साथ ये सुविधा नहीं। आप देखेंगे कि यूट्यूब का पॉलिटिकल असर वह नहीं दिखा पाता है जो पॉलिटिकल असर फेसबुक दिखा पाता। ये फर्क सरकार इस बात को समझती है। दूसरा संकट मैं बताऊंगा जो इससे आगे का है, वहां हम लोग जाके फंस रहे हैं एल्गोरिदम में। जैसे एल्गोरिदम के बारे में बहुत क्लियर कट है कि एक खास तरह का व्यूअर है फेसबुक के, जो इन्फ्लुएंसर पॉलिटिकल पत्रकार है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें कहते हैं और विश्लेषण करते हैं, वह कहीं रिपोर्टिंग नहीं करते। तो उनके खास तरह का एल्गोरिदम उनको मजबूर करता है कि हर शाम चाहे घटना छत्तीसगढ़ में हो उस पर नहीं बोलेंगे। जैसे 2 तरह के इन्फ्लुएंसर, वहां भी गोदी और विरोधी मीडिया है। अगर विरोधी मीडिया का पत्रकार किसी भी कीमत पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, बिहार
और ममता बनर्जी के राज्य बंगाल पर नहीं बोल सकता। जिस शाम वह बोलेगा उसी शाम उसके 40,000 50,000 व्यूअर भाग जाए। या हम एक नए तरह के गुलाम है सोशल मीडिया के, जिनको कि चुप मार के वही बात करनी होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि एक दर्शक है सलमान खान का, एक धर्मेंद्र का, एक जितेंद्र का, एक आमिर खान का। उस तरह का दर्शक यहां बट गया है। यह न्यूज का जोनर नहीं है, हम सिनेमा के जोनर में आ गए हैं, जहां की हम अपनी कमाई कर रहे हैं, अपने लिए सक्षम हो रहे हैं, लेकिन उससे पत्रकारिता के सक्षम होने का रिश्ता बन नहीं रहा है। जी यशवंत जी, और ये जो अजय जी ने कहा कि किस तरह से वहां भी एक तरह का सेंसरशिप शुरू किया गया, पॉलिटिकल प्रेशर हो या हो सकता और भी कोई कारण हो, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब मैं तो मानता हूं कि ये बिजनेस है, ये फेसबुक का अपना बिजनेस है। और हालांकि अमेरिकी जो कंपनियां हैं वो बहुत अपने को कहती हैं कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार हैं और दुनिया में फ्री स्पीच होना चाहिए, लेकिन उन्हें इसमें बिजनेस भी तो करना है। वो जिस तरह से माने इन सरकारों से पैसे पा रही हैं, जिस तरह से उन्हें लाभ मिल रहा है, आप सोचिए जो हमारी मुख्य धारा के मीडिया का जो हाल किया गया है, वहां पे जयगान कंटेंट ही दिखता है, मोदी जयगान कंटेंट। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है उस पे इन लोगों के लोग जाके इनको पटाने और इनको प्रलोभित करने की बात नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते हैं। और जब ये किसी किसी मामले में इनकी अनदेखी करते हैं तो फिर वो लोग दंडित भी करते हैं, कानून भी बनाते हैं, कोर्ट में तलब भी करते हैं, इनको अपने यहाँ रहने और चलाने के नियम भी बताते हैं। हो चुका है ऐसा जो है। तो मुझे लगता है कि बात वहीं पे है कि अब जो दौर है उस दौर में एक हद के बाद, जैसा कि अजय प्रकाश जी ने कहा कि फेसबुक भी कंट्रोल करता है बहुत सारे कंटेंट को। अभी साक्षी जोशी का हम लोग एक वीडियो देख रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि मणिपुर का जो वो वीडियो था जिसमें महिला को नग्न घुमाया जा रहा था, उसको उन्होंने पूरा ब्लर करके, उसमें कहीं कोई नहीं दिख रहा था, अगल बगल के जो लड़के थे, जो रेपिस्ट थे, जो बदमाश थे, उनका चेहरा दिखाया जा रहा था केवल। उसको भी उसने जो है हटा दिया, मतलब उसको डीमोनेटाइज तो किया ही किया था कि ये येलो कैटेगरी का है, इसमें पैसे नहीं, मतलब विज्ञापन नहीं चलेगा, उसको उसने हटा दिया। तो आके सोचिए कि मणिपुर की असली खबर आने से किसका नुकसान हो रहा था, किसकी छवि खराब हो रही थी? वो इस देश की मोदी सरकार की, कि आप पूरा देश चला रहे हो और आपके देश के एक राज्य में कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहां पे महिलाएं नंगी घुमाई जाती हैं और उनके साथ रेप होता है और जाने क्या क्या होता है। इसकी खबर भी इसकी खबर मैंने इसका एडिटेड वीडियो, ब्लर किया हुआ वीडियो चलाने पर भी वो वीडियो मोनेटाइजेशन से हटाने की बात छोड़िए, यूट्यूब से हटा दिया जाता है। तो ये बताता है कि सरकारें अपने हिसाब से इनको हैंडल कर रही हैं और ये कंपनियां भी इस सरकारों की इस दुविधा का, सरकारों की अप्रोच का लाभ ले रही हैं। अंततः बिजनेस मार्केटिंग हर जगह हावी है। जो कंपनियां हैं वो भी वहां के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और उनका हर साल टर्नओवर बढ़ना है, उनका भी बने रेवेन्यू बढ़ना है, तभी उनकी कंपनी का शेयर वैल्यू भी बढ़ेगा। वो कोई पूजा अर्चना करने और समाज सेवा करने नहीं आई है। उनका फ्री स्पीच का दावा केवल एक सैद्धांतिक दावा है, दिखाने भर का दावा है। हम आप जानते हैं कि इन जो है साम्राज्यवादी जो देशों का असली चरित्र क्या होता है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है जमीनों पे। तो मुझे लगता है कि बड़ी बात अब वही है कि हम अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। पहले जैसे सर्वर की बात होती थी कि सर्वर विदेशों में होते थे, हम वहां से लेते थे, सर्वर में हमारा कंटेंट सुरक्षित नहीं था, हमारी खुफिया जानकारी उनके यहाँ चली जाती थी। भारत सरकार ने फिर अपने सर्वर नियुक्त करना शुरू किया और बहुत सारा जो हमारे अपने जो पेमेंट गेटवेज वगैरह हैं सब बनने लगे। लेकिन बात मीडिया की है। मीडिया में जिस तरह से एल्गोरिदम के जरिए, सरकारों के प्रभाव के जरिए, प्रलोभन के जरिए, उनके नियमों के जरिए असली खबरों को, असली पत्रकारों को, असली मीडिया माध्यमों को दबाया जाएगा, क्रश किया जाएगा, तो ये सवाल और बड़ा होता जाएगा कि हमें अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। वो चाहे सामूहिक रूप से किया जाए, वो चाहे तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली जाए, वो चाहे हम जो है जो गैर अमेरिकी देश हैं जहां पे भारत सरकार का डंडा नहीं चलता है, जैसे रशिया है और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे डीप वेब है, जहां पे डार्क वेब है, जहां पे आप कोई वहां के सर्वर से कुछ संचालित करते हैं तो उस पे ज्यादा किसी का डंडा चल नहीं पाता है क्योंकि वो यहाँ की पकड़ से दूर होते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से डिजिटल मीडिया का प्रभाव तेजी से बढ़ा है, तो इसको कंट्रोल करने की कवायद भी बहुत तेजी से हो रही है। तो ऐसे में ये सवाल भी बहुत तेजी से उठ रहा है कि
अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जिनका अपना वीडियो सर्वर हो, जिनका अपना ऑडियो सर्वर हो, जिनका अपना, ताकि कल को कोई इसको हटाना चाहे, मना करना चाहे तो उससे फर्क ना पड़े, ओरिजिनल कंटेंट हो। हम लोग तो भड़ासवार मीडिया पे भुगत चुके हैं कि हम लोगों को अमेरिकी सर्वर्स के जरिए मैनिपुलेट किया गया और हम लोगों को आदेशित कराया गया कि हम कंटेंट हटा लें। अभी एफआईआर भी हुआ जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो पुलिस स्टेशन है उस पर, क्योंकि हम लोगों ने एक वकील के कारनामों का खुलासा किया और उस खुलासे को उसने कोर्ट के जरिए चैलेंज करके डिलीट कराया यूट्यूब से, फिर हमारे सर्वर को अप्रोच करके वहां से हटाया। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात भी नहीं है, आप जब अपने प्लेटफॉर्म चलाते हो तो उनको भी तरीका पता है कि वहां से कैसे कंटेंट हटवाए जा सकते हैं। तो वही आज के समय में क्या रास्ता क्या है, मतलब किस तरह से आगे, क्योंकि हर चीज तो या तो सरकार के नियंत्रण में है और या फिर विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में, बल्कि विदेशी कंपनी, तो वही क्या आगे क्या हम लोग कर सकते हैं जो हर चीज तो तकनीकी अपना रास्ता बनाएगी। जैसे हमें उम्मीद नहीं थी 10 साल पहले कि ये जो ब्लॉगिंग का दौर शुरू हुआ था वो धीरे धीरे इस दौर में आ जाएगा, पूरा मीडिया शिफ्ट हो जाएगा। वैसे ही ये जो हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो क्या रास्ता होगा, क्या तरीका होगा, तो इसके लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे लोग आएंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मुझे लगता था कि दुनिया में बहुत सारे गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं जो जिसमें जो गाड़ी मालिक ही बैठ के चलता है, केवल उसकी 6, 7, 8 सीटें खाली रहती हैं। तो लोगों ने बनाया जो है एक बाकायदे ब्लाब्ला ऐप बनाया, उस पर जो उन्होंने बहुत सारे लोगों को घूमने की सुविधा दी कि आप शेयर कर सकते हो। हम भी उसका लाभ उठाते हैं, बहुत सारे लोग उसका लाभ उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ सकती है जिसपे जो बताएगा कि हम चाहते हैं कि रियली दुनिया में जो है फ्री स्पीच कायम रहे, और ये दुनिया के बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स का ये समूह है जो फ्री स्पीच पे भरोसा रखता है, जो कॉर्पोरेट और बहुत जो ज्ञान, जो बहुत बड़े बड़े समूह हैं सोशल मीडिया के, उनसे विरोध रखता है। वो पार्ट टाइम अपना टाइम दे के जो है, अपना समय दे के निस्वार्थ रूप से इस मंच को खड़ा कर रहा है जहां पे कोई कंटेंट डिलीट न किया जा सके। और उसमें उस प्लेटफॉर्म पे एंट्री के लिए कुछ पैरामीटर्स वो लगाएगा कि आपका जो करियर रहा हो, अतीत रहा हो, वो थोड़ा अच्छा हो, ब्राइट हो, आपकी निष्पक्षता अच्छी हो, आपका एक बने। मुझे लगता है कि ये अभी कल्पना हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जरूर आएगा जिसको हम कह सकते हैं कि डेवलपर्स में जो वैचारिक रूप से समृद्ध लोग हैं, कोडिंग के जो समृद्ध लोग हैं, टेक्नोलॉजी के जो समृद्ध लोग हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। बहुत जो अमीर जो टेक्नोलॉजी कोई बंदा होगा वो ऐसा कर सकता है, अपनी सारी पूंजी का एक ट्रस्ट बना सकता है। तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बदलती हुई दुनिया में कुछ भी हो सकता है। दैनिक भास्कर जो है अपने जैसे वीडियोस खुद लैंड करता है अपने पेज पर, और वो शायद यूट्यूब पर नहीं है अभी। इसी तरह जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मुझे उस पर व्हाट्सएप के अलावा एक और सिस्टम है, उस पर हमको आप मैसेज करिए। टेलीग्राम नहीं, एक और है, क्या है, सिग्नल। वो सिग्नल एक टेक्नोलॉजी है। इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी में आपको जाना होगा जिसकी हालांकि हम मालिक नहीं हो सकते। हम छोटे लोग जो छोटे भागीदार हैं वो उनके लिए आसान नहीं है टेक्नोलॉजी में इस तरह का दखल दे पाना। लेकिन ये है कि हमें ऐतराज जरूर करना चाहिए कि एल्गोरिदम के इस संकट में हम जिस बाइनरी जर्नलिज्म में फंस रहे हैं वह पॉलिटिक्स की बिल्कुल गुलाम हो गई। ये कभी नहीं था। यह बाइनरी जर्नलिज्म या फिर भाजपा के साथ या भाजपा के खिलाफ, यह जर्नलिज्म नहीं है, यह ठेका है जर्नलिज्म का। इसको हमको समझना चाहिए। और अगर ये जारी रहेगा तो जाहिर तौर पर हम तमाम खबरों को, आप सोचिए आपने तमाम साल संसद कवर किया है, इतने सारे बिल इस मानसून सत्र में पास हो गए, किसी का कोई नाम नहीं जानता होगा कि हमने क्या क्या पास कर। ये बाइनरी जर्नलिज्म के नुकसान। आपने मणिपुर की मांग की, मणिपुर पर वो बात भी नहीं हो पाई। आप प्रधानमंत्री कल जवाब देने नहीं आ रहे हैं सदन में, जवाब अमित शाह ही देने जा रहे हैं और इस पर विपक्ष सहमत भी हो गया है। तो ये जो बाइनरी जर्नलिज्म है इसकी भी तो आलोचना होनी चाहिए कि कहीं साहब आप दोनों मिलजुल के मणिपुर पर हल्ला मचा के तो ये 17 बिल नहीं पास करा दिए, क्योंकि आप मणिपुर तक कुछ कर ना पाए, या फिर प्रधानमंत्री को बुला ही लिया होता। तो ये नुकसान है सर। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि ये जो दो राह पर चलने वाली पत्रकारिता है, यह अंततः मुल्क के लोगों का नुकसान कर रही है और यह जर्नलिज्म का भी नुकसान कर रही है और उसकी क्रेडिबिलिटी को भी खत्म कर रही है, उसकी विश्वसनीयता और भरोसे। तो आगे और भी मिलेंगे, बात करेंगे अलग अलग मुद्दे पे। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
ठीक। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी हमारी उस गुफ्तगू की एक छोटी सी क्लिप, एक छोटा सा हिस्सा जो हमने आपके सामने पेश किया, और इसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश किया है कि दिन ब दिन रफ्ता रफ्ता ये सोशल मीडिया कितना हावी हो रहा है, कितना मजबूत हो रहा है, और इसको मजबूत करने में, इसे बड़ा बनाने में आप जैसे, हम जैसे लोगों का साथ है, जो सच्चाई पसंद हैं, जो इंसाफ पसंद हैं, जो आज भी सच्चाई की अपेक्षा करते हैं और सच के रास्ते पे चलने को ही सबसे बड़ी बात मानते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त जावेद नसीम आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगली बार फिर हाजिर हो जाऊँगा एक ऐसा ही छोटा सा क्लिप लेकर, जिसमें हम आपके सामने कुछ सच्चाइयाँ पेश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।